कि आप सारे हुम हुआ के दिल्ली जाते रहिए, उत्थे अड़ के रहिए। जे 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ जब भगत सिंह जी पैदा नहीं सी होए, उदों किशन सिंह जी उन्होंने पिता जी, उन्होंने चाचा जी अजीत सिंह जी, उन्होंने भी ऐसा अंदोलन किया सी ते गोरे ने यही बिल लियाते सी। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को ठगता रहेगा? लेकिन हम देख ही रहे हैं कि किसानों को ठगा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा अपनी झूठी दलीलों की वजह से, और काफी टाइम से उन्हें झूठी दलीलें दी जा रही हैं कि यह जो काले कानून है उनके हित में है। लेकिन हम सभी ने देखा है कि क्या चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। जो आंदोलन लगभग 2 महीने से पीसफुली चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो हम सभी ने देखा। उसके बाद कई सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। उस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर कई ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए गए कि उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। लेकिन हमारे किसान भाइयों के हौसले आज भी उतने बुलंद है। आज भी वो उसी उम्मीद के साथ दिल्ली के बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है आज भी कि मोदी सरकार झुक जाएगी और ये काले कानून वापस ले लेगी। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज पंजाबी कलाकार योगराज सिंह जी से, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और वो पहले दिन से ही इस किसानी संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं। किसानों का साथ देते हुए वे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शायद खुद किसानी परिवार से संबंध रखते हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सत श्री अकाल सर, सबसे पहले आपका टाइम्स पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद बेटा जी। हाँ जी सर, सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो हम सभी ने देखा कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था, और हमारी इंडियन हिस्ट्री में वो एक दिन छपने वाला था कि हिस्टोरिकल डे बनने वाला था, क्योंकि लाखों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से गए, परेड निकलने वाली थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आपको ऐसा क्या लगता है कि वो ऑल ऑफ सडन हुआ, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है? ऐसे ही है, जब आंदोलन चलते हैं, अगर आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री से वाकिफ़ कराऊं, 1909 में जब यही बिल थे और यही आंदोलन था, भगत सिंह जी के जो चाचा जी थे सरदार अजीत सिंह जी, और उनके पिताजी थे किशन सिंह जी, उन्होंने यही आंदोलन शुरू किया था इन बिलों के ख़िलाफ़। तो क्या हुआ था कि रेलों की पटड़ी के ऊपर लोग बैठ गए थे, जैसे शंभू बॉर्डर में बैठे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वहाँ से रेलगाड़ियाँ चला दी, और बहुत सारे लोग मर गए, कट गए, और तब 20-25 हज़ार जो लोग थे वो शहीद हुए। उनके चरणों में प्रणाम है। और 9 महीने वो आंदोलन चला था, और बहुत 1956 में एक ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हुई थी, कनॉट प्लेस से लेके सारी दिल्ली में बड़ी शांत संपूर्ण हुई थी। तो मैं हिस्ट्री से वाकिफ़ करा रहा हूँ। तो 9 महीने के बाद फिर अंग्रेज़ों को वो बिल वापस लेने पड़े थे, और ये जो बिल्स हैं ये बार बार उठते रहे हैं। अगर मैं आपको 72-73 साल का जो हमारा इंडिपेंडेंस है, हमारा जो आज़ादी का इतिहास है, तो बहुत बार ये बिल्स जो हैं अलग अलग सियासी पार्टियों ने उठाए हैं, और उन्होंने फिर ये महसूस किया होगा कि नहीं, ये बिल जो है वो पास नहीं होने चाहिए। सो ये जो बिल्स आए हैं, आज भी आंदोलन वैसा ही चल रहा है, और ये आंदोलन तो कुछ बेटा ऐसा हो गया है कि सारे देश में चला गया, आप देख रहे हैं, और इस सारे देश ही उठ खड़ा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारी सरकार है, आखिर पॉलिटिकल सिस्टम में रहे हैं इतने साल, उनको पता है। सो एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगे, और ये बिल वापस भी हो जाएंगे। सर, एक चीज़ हमने, जैसे राकेश टिकैत जी का एक वीडियो भी हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वो किसानों को संबोधित करते हुए खुद काफ़ी ज़्यादा रो पड़े थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनसे किसानों का दर्द नहीं देखा जा रहा। लेकिन उसके बाद से महापंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। आप भी आज उसका हिस्सा बनने आए हैं लुधियाना के सानेवाल एरिया में। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है, इसके बाद मोदी सरकार को कहीं ना कहीं हिलाया जा सकता है? टिकैत साहब एक बहुत महान आदमी हैं। उनके पिताजी सरदार मोहिंदर सिंह टिकैत, आप जानते होंगे, उनको भी मैं सुनता आया हूँ बहुत देर से, और मैं समझता हूँ उनके जो आंसू थे वो बड़े एक दर्द जो पैदा हुआ दिल में कि किसानों के साथ अब क्या होगा। तो कई बार जब खुदा के आंसू आँख से निकलते हैं और वो बहुत कुछ बदल देते हैं, और उन्होंने जो सारी हिंदुस्तान की पब्लिक को बदला। आपने देखा कि जो आंदोलन चल रहा था उससे 100 गुना वो आंदोलन बड़ा हो गया। सो ऐसे लोग हैं, महान लोग हैं, और सब लोग जुड़ के चलेंगे। जैसे कन्हैया जी ने भी 4 दिन पहले
ये बात कही कि बिहार के लोगों को भी उठना चाहिए। तो अगर बिहार भी उठ खड़ा हुआ, जो कि मुझे उम्मीद है कि उठ खड़ा होगा, तो फिर सारा देश अगर उठ के ये बात सरकार को बोलेगा तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा ही। लेकिन सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये महापंचायतों की वजह से जो किसानों की आड़ में ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एक खेल खेला जा रहा है, ये जो महापंचायतें शुरू हो चुकी हैं। आप देख ही सकते हैं कि ऑपोजिट पार्टीज का तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलना रहता ही है इस वजह से। नहीं, मैं आपसे, हम छोटी बात नहीं करेंगे, बड़ी बात करेंगे। ये जो छोटी छोटी पंचायतें हैं, अगर आप कहीं गांव में गई हों तो आपने देखा हो वहाँ पे पंजाबी में वो सत बोलते हैं, तो एक पीपल के नीचे बहुत सारे लोग बैठकर विचार किया करते थे अपने अपने गांव के बारे में, और गांव की बहू बेटियां, गांव के जो लोग थे, उनको एकता में जोड़ने के लिए, अपना समझने के लिए वो वार्तालाप चलती थी, फिर गांव गांव में चलती थी, तो वो फिर सारे इलाके की बात हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ ये तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी ये जो हमारी, जैसे आज हमारी सभा हुई है, एक सभा लुधियाना में हो, एक सभा कहीं और हो, एक सभा कहीं और हो, तो ऐसी सभा अगर हमें करेंगे तो उसके बाद जब भी कोई आंदोलन होगा या जब भी कोई रैली होगी तो आप देखेंगे सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बोला है, कुछ कहिए कुछ सुनिए, जैसे हम और आप कर रहे हैं ना, तो कुछ कहिए कुछ सुनिए से क्या होता है, विचार बढ़ता है। मैंने आपका विचार सुना, आपको जवाब दिया, इनका विचार सुना, इनका विचार सुना, तो ये विचारधारा की बात है। और मैं समझता हूँ ये वैसे भी पुराने ज़माने में होती थी, तो हम वो पुराना ज़माना थोड़ा सा वापस लाना चाहते हैं। सर अभी जो हरियाणा के हमारे कृषि मंत्री हैं, हमारे जो खेती के मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनका भी वीडियो अब रिसेंटली सभी देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे सभी लोग हिल चुके हैं। उन्होंने यह कह दिया कि जो भी हमारे किसान भाई बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उसको कहीं ना कहीं मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि डेथ्स तो घरों में भी होती हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने से क्या साबित करना चाहते हैं वो? बहुत दुख की बात है कि ऐसे मुआजिब लोग, मंत्री जन, जिनको इतनी बड़ी एक कुर्सी दी गई है, जो अपने इलाके के स्टेट के मिनिस्टर मालिक हैं, और शायद उनको ये नहीं पता कि वो एक पिता समान है जिस पद पे बैठे हैं। अगर एक पिता ही अपने बच्चों के बारे में, अपने बड़ों के बारे में, अपनी माताओं के बारे में ऐसा कहेगा तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सोच कैसी है। सो बहुत दुख की बात है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे से ये कुछ बोलने से पहले ज़रूर इस बात को सोचेंगे कि उनके घर में भी बुज़ुर्ग हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनकी भी परिवार है। तो हम तो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे खुदा ना खास्ता को उनको हो कुछ हो या उनके परिवार को कुछ हो और लोग उनको तमाशा बनाएं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मौत हुई है, कोई भी शहीदी हुई है, जैसी भी हो, उसका शोक तो मनाना चाहिए ना। अफसोस तो करते हैं। अब गाँव में अगर कोई एक आदमी भी चला जाए इस दुनिया से तो सब लोग जाके बैठते हैं, कईयों के घर में खाना नहीं भरता। तो हम उस संस्कृति के, उस देश के हैं। सो मैं समझता हूँ उनको थोड़ा समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात। वैसे भी जो बेटा अकल है ना, ये उम्र से नहीं आया करती, ये खुदा की तौफीक होती है जो आदमी को इंसान से प्यार करना सिखाती है। बहुत अच्छी बात की सर आपने। राहुल गांधी जी को भी हम देख रहे हैं, वो भी महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। आगे आके अब उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है, मोदी सरकार पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने लोकसभा में अभी स्टेटमेंट दी, उन्होंने यह बोल दिया कि यह जो देश है वो सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो, अमित शाह जी, मोदी जी एंड अदानी एंड अंबानी। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर पॉलिटिकल इश्यूज के सामने आ जाती हैं चीज़ें, कि वो क्या इन चीज़ों से क्या प्रूव करना चाहते हैं, कि सिर्फ ये एक दूसरे को टांग खींचना हम कह सकते हैं? अपनी अपनी सोच है। कभी कभी जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखता हूँ तो मेरा ना शर्म से सिर झुक जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए, आप यूरोप में जब पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अब ट्रम्प हार गया, वहाँ पे नई एक सत्ता आई, उन लोगों ने एक दूसरे से इज्जत करी, उनके जो अच्छे विचार हैं उनको लेकर उनके अपने देश के बारे में सोचा। सो मैं समझता हूँ बात ऐसी करनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे, जो आवाम को अच्छी लगे, और एक दूसरे पे शिकंजा खींचने से कुछ नहीं होता। देश तो बहुत 72-73 सालों से, जब से ये आज़ादी का हिस्सा हमारी झोली में आया है, तो हमने इस देश के बारे में क्या सोचा है, क्या देश के बारे में किया है, वो हमारे सामने है। जैसे राज्यपाल जी को भी अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं किसानी आंदोलन के साथ, क्योंकि जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है ये धमकियां देने का सिलसिला बहुत लोगों के साथ चल रहा है, तो ये फिर किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो मौजूदा सरकारें होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आंदोलन उठे हैं या लोगों ने अपनी हक की बात की है, तो बहुत सारी चालें हैं जो
सरकारें चलती हैं, उनके पास एजेंसीज हैं। अब तो दुख की बात यह है कि हमारा जो मीडिया है वो भी मैं क्या शब्द यूज़ करूं, वो भी उनकी गोदी में जाके बैठ गया है। मैं सबकी बात नहीं करता, आप जैसे मुआज़िब लोग हैं जिन्होंने पंजाब की आवाज़ उठाई है, और वो एक बड़ी अहम बात जो ज़िंदगी में मुझे चुभती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है, ऐसा वो मानते हैं, तो देश कभी ऐसे चल नहीं सकता। देश हमेशा चलता है सबको साथ लेके। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ। आपने महाराजा रणजीत सिंह का राज सुना होगा। 40 साल वो राज चला, जिसमें सिर्फ 18% सिख थे, बाकी हिंदू थे, मुस्लिम थे, बुद्ध धर्म था, सब थे। कभी उस राज में 40 साल बहुत बड़ा एक समा होता है ना, किसी राजा के लिए। बहुत ग्रेट जनरल्स थे उनके, महाराजा जो अकाली फूला सिंह, हरी सिंह नलवा, जनरल जोरावर सिंह, मोहकम सिंह, बहुत बड़े उनके एडवाइज़र्स थे। तो उस राज में कभी भी भूखमरी नहीं हुई, कभी किसी औरत का रेप नहीं हुआ, कभी वहाँ पे धर्म के लिए झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं हुई। उस राजा ने क्या किया, वो हर शाम को भेष बदलकर लोगों के बीच में चला करता था और उनसे पूछता था कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में कोई दुखी तो नहीं। तो फिर आके वो रात को रोटी खा के सोता था। उसको ये बड़ा अच्छा लगता था, अगर उसके राज में कोई दुखी था तो उसको फिर सुबह जाके वो उसकी जो इच्छाएं हैं या उसकी जो चीज़ें हैं उसको पूरी करता था। सो मैं समझता हूँ ऐसे राजाओं से राज करना सीख लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बेनती की थी, हमारे ऑनरेबल पूज्य प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जो भी है उनको इज्जत से बुलाना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर वो एक बार पैदल चलकर, चलो गाड़ी में चलकर, किसानों के बीच में जितने भी बॉर्डर्स में ओपन जीप में गाड़ियों में सिक्योरिटी लेके एक बार चल लें, तो मैं आपको लिख के देता हूं उनकी विचारधारा जो है वो बदल जाएगी। क्योंकि आपने नज़दीक से नहीं देखा, मैं वहाँ पे गया हूँ बेटा, मैंने हर आदमी को अपने गले लगाया और मैं रात को आकर रोता रहा हूँ। आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी बात करता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पे किस्से देखे हैं, मैं तुम्हें सुना दूँ क्योंकि तुम बेटी हो हमारी, कि एक वहाँ पे औरत बैठी थी, मैंने जाके उसके पाँव छुए, उसने मुझे गले से लगाया, उसने कहा ये मेरा आदमी है, ये लंगर में काम कर रहा है, हमारे घर में बच्चा नहीं है, तू हमारा बेटा है, इसको बोल दो कि ये छोड़ के नहीं आए, ये यहाँ शहीद हो जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी पर मुझे खुशी होगी इसने किसानों के लिए कुछ किया। ऐसी चीज़ें अगर कहीं सारे लोग हमारे सरकार के बीच में गुजर के देख लें तो उनको एहसास होगा कि इस देश में कितना दुख है। और मैं समझता हूँ कि पत्थर के नहीं बने हुए, और वो भी इंसान है, उनका भी दिल धड़कता है। तौल धर्म दया दा पूत गुरबाणी च किया। तो आई थिंक जो उनका, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, अगर वो बीच में गुजर लें एक बार तो उनका सब नज़रिया बदल जाएगा। मोदी जी ने जैसे कहा है कि फ़ोन कॉल की एक दूरी पर है, फ़ोन पे ही वो उन्होंने कहा है कि वो किसानों के सारे मसलों को हल कर देंगे। तो जब वो वहाँ पे आएंगे ही नहीं, बैठ के उनका दुख दर्द समझेंगे ही नहीं, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना लंबा चला जाएगा? नहीं, ये फ़ोन कॉल पे तो बात बनने वाली नहीं है। तो मुआज़िब लोग हैं, इतनी ज़िंदगी उन्होंने काट दी अपनी सियासत में, पॉलिटिक्स में, और बहुत कहाँ से कहाँ वो आए और अपनी पार्टी को लेके आए हैं। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मैं जाके देखूं एक पिता, पहले तो वो अपने आप को पिता समझें कि मैं इस देश का रहनुमा नहीं हूँ, इस देश का पिता हूँ। और जब वो उनमें गुजरेंगे तो फिर उनको एहसास होगा। टेलीफोन पे नहीं पता लगता, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के शायद ये बातों का एहसास नहीं होता। एक गरीब की झुग्गी में जाकर वो रोटी जब सोता है, वहाँ बैठ के खाना खाओ तो उसका दर्द महसूस होता है। जिस जूती में कील लगी हो उसको पहनो, वो जब चुभेगी तो दर्द महसूस होता है। सो जब तक आप वहाँ जाके देखते नहीं तब तक शायद आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो सकता। एक चीज़ हम जाते जाते आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप खुद वहाँ का हिस्सा बने, आप गए, आपने देखा है कि वहाँ पर कितना यूथ काम कर रहा है, कितना यूथ जो है हमारे पंजाब का सेवा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में यूथ को ब्लेम किया जाता है कि नशे में डूबा हुआ है यहाँ का यूथ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 90 to 95% यूथ वहाँ पे सेवा कर रहा है, वहाँ पे जितने भी किसान भाई बैठे हैं उनकी सेवा कर रहा है। तो आपको लगता है कि हमारे पंजाब के यूथ के ऊपर अब तो कम से कम ये जो दाग लगा हुआ है वो हट जाएगा? आज से 20 साल पहले जब मैं तरन तारण में शूटिंग कर रहा था और जब मैं पंजाब में घूम रहा था, तरह तरह के सेट्स, तरह तरह की पिक्चरें कर रहा था, तो मैं घर आके मेरी आंखों से आंसू निकलते थे और मैं ये देखता था कि ये हमारी जवानी किधर चली गई है, हमारा यूथ किधर चला गया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो 20 साल के बीच में जो कुछ हुआ है पंजाब में, क्योंकि हर देखिए आप हिस्ट्री उठा के पंजाब की, 20 साल के बाद कुछ ना कुछ होता रहा। 20 साल के बाद अप एंड डाउन हार्ट बीट की तरह चलता रहा पंजाब की धरती। तो वो नौजवान
मेरे ख्याल से जब वो 10-15 साल के होंगे, आज वो बड़े हो गए और मैंने देखा कि जवान जो पंजाब का है वो कितना ताकतवर है और कहाँ पे बैठा है। तो वो जो नशों की बात थी वो भी एक प्रोपेगेंडा था। मैंने तो कभी पंजाब में नशा करते किसी को देखा नहीं। मैंने तो पंजाब में कभी नौजवानों को कसरत करते देखा और जूझते देखा, क्योंकि वो मेरे को फॉलो करते थे। मुझे सारा यूथ ये कहता है आज कि हमने आपसे मोटिवेशन सीखी। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात की, योगरा सिंह इज़ माई इंस्पिरेशन। तो वो चीज़ मैंने तो नहीं देखी, लेकिन आज जब वो जवानी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई है, तो शायद लोगों को डर लगने लगा है। मैं बिटिया रानी आपको एक और बात बताऊं, उस आंदोलन में बैठकर दिल्ली में मैंने जो 1 महीना लगा के देखा है घूम के, आप जैसी बहू बेटियां जब चलती आ रही तो जो नौजवान कभी यूं करके देखते थे, आज वो सर झुका के चले जाते हैं। कहीं हमारी नज़र जो है वो हमारी बहू बेटियों से मिल ना जाए। ये जब मैं बात सुनाता था हरी सिंह नलुआ की, बानों की, आपने सुनी होगी वो वीडियो, तो मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब के जवानों ने वो चीज़ें इस बुज़ुर्ग से सुनी और अपनाई और आज उनकी जय जयकार है। आप इतने बुलंद आवाज में किसानों का साथ दे रहे हैं, पहले दिन से आप उनके साथ खड़े हैं, तो आज हर शख्स उम्मीद कर रहा है कि आप आने वाले इलेक्शंस में भी खड़े होंगे। क्या आपकी तरफ से ऐसा हो सकता है? पहली बात मेरा सवाल भी है, जवाब भी है। किसान की आपने बात करी, मेरे माता जी, हमारी यहाँ ज़मीनें हुआ करती थी। मेरा गांव है कनेच, जगियाना, ये सब ज़मीनें हमारी थी। यूपी में हमारी ज़मीनें थी। मेरी माता जी ट्रैक्टर चलाया करती थी, मुझे पीछे वो गोद में डाल देती थी। जब मैं रोता था तो वो दूध जो है वो पिलाती थी, फिर वो ट्रैक्टर चलाती थी। मैंने अपने पिताजी को देखा। तो मैं किसान का बेटा हूँ। रही इलेक्शन की बात, मैं कोई लीडर नहीं हूँ और ना ही मुझे पॉलिटिक्स आती है। मैं तो एक सीधा साधा दिल से बोलने वाला इंसान हूँ, आपने देखा है। मुझे तो पता भी नहीं था मैं यहाँ के बैठ जाऊँगा या मैं ऐसे विचरूँगा, लेकिन जब मैं टाला साहब गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह जी का बेटा हूँ, वहीं से सब कुछ आशीर्वाद मिलता है, वहीं से हुक्मनामा मिलता है। तो बाबा दर्शन सिंह जी ने मुझे बिठा के कहा कि ऐसा है कि गुरु घर ने आपसे बहुत सेवाएं लेनी है, आप किसानों के साथ रहो और पंजाब का जो दर्द है वो आपको अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। मैं वो चीज़, उनका हुक्म लेके आया, चलता गया। अब आपने जो सवाल पूछा है इलेक्शन लड़ने का, अगर मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक़ होता, अगर मुझे पॉलिटिकल सिस्टम का शौक़ होता, तो आज मैं प्रधानमंत्री होता। मेरा संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की फैमिली के साथ मैं बेटा रहा हूँ, तीसरा बन के वहाँ पे। बहुत सारे मेरे सके फूफा जी, वो प्रताप सिंह कैरो के टाइम में प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। उसके बाद विनोद शर्मा, पंडित केदारनाथ के बेटे। तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहा और मुझे संजय जी ने एक बार कहा भी था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं तुम्हें होम मिनिस्टर बनाऊंगा, मुझे वही पंजाब दोबारा चाहिए तुमसे। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ मैं फिट नहीं होता, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ। ये लैपटॉप जो है झूठ बोलता है और मैं झूठ बोल नहीं सकता, मेरे को टाइपिंग नहीं आती, तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन अब जो बात चली है, मेरे पास शेर जैसे लोग हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं, करणबीर कंग जी, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे, प्रगट सिंह जैसे, घुग्गी जैसे, हमारे ये लोग बैठे हैं सामने, किन किन का नाम लूँ मैं, ये सब लीडर हैं। तो मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, अरे मैं कैसे कह दूं, मैं चाहता हूं कि मैं सबको पुश करके इनको सबको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दूं और इनसे हाथ जोड़ के सबको ये बोलूं कि इस पंजाब को ऐसा पंजाब बनाओ कि महाराजा रंजीत सिंह का राज याद आ जाए। मुझे बेशक ये मुड़ के ना भी देखें तो मुझे रोटी जो है हाथ पे रख के खा लूँगा, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। बस हम एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे, आपने महाराजा रंजीत सिंह की बात उठाई थी, आपने हिस्ट्री बताई उनकी, तो आप आज के टाइम पे, जैसे कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, हर इंसान मतलब बहुत स्टेट ऑफ माइंड उनका बदलता जा रहा है, आप किस शख्स को देखते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स है जो आज मोदी सर जी की जगह कुर्सी संभाल के इस देश का भला कर सकता है? देखिए, जब भी आप राज चलाते हैं आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आज मैं राजा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ या सीएम हूँ, मैं कल को चला जाऊँगा इस दुनिया से, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लीडर्स पैदा करने चाहिए कि ये मेरा लीडर है, ये मेरा लीडर है, आप लीडर हैं, और मैं इनको बना के खड़ा कर दूँ। क्यों? कि अगर मैं कल को चला भी जाऊँ तो उसको संभालने वाला एक नहीं 10 है। ये सोच के साथ अगर ये देश चलता, ये नहीं है कि बाप ने इलेक्शन लड़ी तो बेटा भी लड़ेगा, पोता भी लड़ेगा, पोती भी लड़ेगी, ये कहा कि क्या जगीर है किसी की? एक बार इसने इलेक्शन लड़ ली, उसको बंद। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी जो है वो अपने आप को लीडर समझे। आम
आम आदमी, अब ये जितनी भी हमारी सरकारें हैं, देखिए आप, अगर उनके आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव बनी हुई हैं, तो वो बिजनेस ही है उनका कि यार तू इलेक्शन लड़ ले बेटा, 5 साल में 500 करोड़ कमा लेंगे, बस अपनी पुश्तें हो जाएंगी। ये तो बात मैंने करते लोगों को देखा है। मैंने कहा किस तरह का एटीट्यूड है। सो मैं वो आदमी चाहता हूँ, वो लोग चाहता हूँ, जैसे आपने सवाल पहले किया था, जो पंजाब को संभाले और करप्ट नहीं हो। ठीक है, मैंने तो बड़ी बार बोला यार आटे में नमक डाल लो, नमक ही क्यों बेचते भाई हैं? तुम्हारे पास ग्रांट आती 10 करोड़ रुपए की, अरे यार उसमें से 2 करोड़ खा लो यार, 8 करोड़ तो लोगों पे लगा दो। यहाँ तो मतलब घर के घर भरे जा रहे हैं। आपने देखना है करप्शन का क्या हाल, तभी पंजाब का, ये देश का ये हाल है। अगर कहीं ऐसा सूरज नहीं, और मुझे उम्मीद है आप जैसे लोग, अब जैसी हमारी बेटी जो प्रेस में भी हैं, कल को आप भी इलेक्शंस लड़ो, आप भी आगे आओ, जवानी आगे आए, अच्छे लोग आगे आए, तो हिंदुस्तान का तख्त ताज जो है वो एक बहुत, जैसे सोने की चिड़िया थी पहले, वैसे नाम से जाना जाए। और अब ये जो कदम उठाया जा रहा है, महापंचायतों का दौर शुरू हो चुका है, आपको लगता है मोदी सरकार पे इसका कोई असर होगा? असर, वो राजा, हमारे देश का जो राजा, मतलब जो हमारे देश का राजा प्रजा के लिए होता है। प्रजा यदि खुश नहीं है, उसने जो कानून बनाए हैं प्रजा की खुशी के लिए बनाए हैं, किसानों के हितों के लिए बनाए हैं, पब्लिक के हितों के लिए बनाए हैं, उनको यदि मंजूर नहीं है तो उसको ख़त्म करके ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे आना चाहिए। जो ये महापंचायतें हो रही हैं, ये बहुत देर हो चुकी है इस काम में, लेकिन जब भी हमारा आवाम जागता है, उसके आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। और ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, समय लगेगा। एक दिन ये जो मोदी शासक है और राक्षस बन चुका है, वो उसको झुकना पड़ेगा पब्लिक के आगे जी। कुछ और आरतीयों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी आज यहाँ का हिस्सा बने हुए हैं, तो आपको लगता है आप भी इनके साथ पूरे तरीके से किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काले कानूनों का आपके ऊपर ज़्यादा से आरतीयों के ऊपर कितना असर होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि मोदी सरकार का यही मानना है कि यह जो उनकी तरफ से कानून पास किए गए हैं वो किसानों के हित में है पूरे तरीके से। देखो, पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार जो आड़ती है, इनको बिचौलिए समझ रही है। बिचौलिया एक ऐसा होता है, गाड़ देने के बराबर होता है। जो भी ट्रेड काम करता है, हर कमीशन के लिए करता है, इसलिए हम भी ਜਿਹੜੇ काम करते हैं कमीशन के लिए ही करते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी शब्द नहीं बरतना चाहिए। रही बात किसानों की, किसानों के लिए हमेशा ही अच्छी मतलब सोच रखनी चाहिए। कितने दिन हो गए हमारा फार्मर, तकरीबन 90 दिन से ज़्यादा रोड़ रहा है सड़क पे। मतलब इतनी सरकार जो 200% झूठ बोलने वाली सरकार, हर बात पे झूठ। मतलब कम से कम आज तक जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई किसी एजुटेशन की बात ना सुनी हो। पहला ही प्रधानमंत्री या इनके मोदी और शाह की जोड़ी, मतलब ऐसी जोड़ी है जो किसी को कुछ समझती ही नहीं। इंसान को इंसान तो समझना चाहिए। बाहरले यूएनओ में रौला पाया, बाहर सारे मुल्कों में रौला पाया है, सारी दुनिया हाहाकार कर रही है भी लाखों इंसान ਜਿਹੜੇ किसान हैं वो मोर्चे पे बैठे हैं, लेकिन जेड़ी जो सरकार है बिल्कुल बात नहीं सुन रही। इसको अपनी जेड़ी नींद है जगानी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। जे अन्नदाता मर गया तो सबको मर जाएगा। एक ही ट्रेड है जो कि कम से कम 80-85% हमारे किसान हैं जो 2 से 5 एकड़ वाले हैं। अगर इतनी आबादी जो किसान है वो ख़राब हो गई तो क्या करेंगे? मतलब फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जे बेरोजगारी इतनी फैल जाएगी, इसको तो कंट्रोल करना औखा हो जाएगा अगर किसानों को जे खराब करने लगे। इसके कम से कम इस सरकार को सोचना चाहिए भी छोटे किसान 85% है, उनका तो ध्यान रखें, उनका सोचना चाहिए इसको। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, जैसे कि अभी हमें पता चला आप स्पेशली बाहर से आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑलमोस्ट 2 मंथ से जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी तक हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी कहना नहीं मान रही फार्मर्स का, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहली बात तो आपका बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि हम सभी बाहर जो रहते हैं, सभी हर वक्त यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पीसफुली ही होना चाहिए, ताकि जो पीसफुली में जो संघर्ष चलेगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। इसमें जो हम चाहते हैं भी जो किसानों का दुख दर्द है वो सुना जाए। मोदी जी दे रहे हैं टाइम, तो उस सभी सरकार को, बीजेपी को बैठ के इसका हल ਕੱਢਣਾ चाहिए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਗਿਆ
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ MFC ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ लागू किया जाए ताकि किसान जिंदा रह सके। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ फिल्मी कलाकार पंजाबी स्टार योगराज सिंह जी, जिनकी बातें आपने सुनी, जिनके सच आपने सुने कि किस तरीके से पहले दिन से वो किसानों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पंजाबी इतिहास से भी हमें रूबरू करवाया और मोदी सरकार से उन्होंने बड़ी प्यार से यही अपील की है कि जल्द से जल्द काले कानून वापस ले लिए जाएं ताकि जो 2 महीने से हमारे किसान भाई दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं वो भी अपने घरों को जल्द से जल्द लौट सकें। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।